हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले आपको कूलम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म आना चाहिए, बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के उसको अपलोड किया हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी एक टेस्ट चार्ज पर दो या दो से ज्यादा सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स आएगा ऑन द टेस्ट चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। क्या मतलब है इसका? सपोज देयर आर टू source charge q1 and q2 are the source charges, and q0, suppose this is your q0 and q0 is a test charge. The position vector of q1 is r1, position vector of q2 is r2, and the position vector of q0 is r0. Okay, so here q0 is your test charge, q1 and q2 are the source charge, and r0, r1 and r2 are the position vector of q0, q1 and q2 charges respectively. ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर? q0 पर q1 भी फोर्स लगाएगा, the direction of force will be along the line joining the two charges. q2 भी q0 पे फोर्स लगाएगा, so this will be the direction of force. Now the total force on this q0, the total force on this q0 will be the vector sum of force applied by q1 and q2 individually. Suppose sir तो स्टेटमेंट हम इसका क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल बी व्हेन टू or more than two source charges applying force on test charge, then the total force or net force, total force on the test charge will be vector sum of forces applied by individual charges, In this case, suppose F is the net or total force, then it will be equals to F01 and F02, where your F vector is the total charge, total force on test charge, F01, or it is written as force on q0 by q1. Similarly you can write force on q0 by q2. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो सर जब q1 इस पर फोर्स लगा रहा है तो उस समय q2 इज डीएक्टिव. when q2 is applying force on q0, q1 is deactive. इन शॉर्ट एक समय पर या एक टाइम पर
एक चार्ज ही एक्टिव होगा, बाकी सारे रिमेनिंग चार्जेस हैं जो वो हम डीएक्टिवेट कंसीडर करेंगे। हम ये मानेंगे कि एक समय पे एक चार्ज एक्टिव है, बाकी सारे चार्जेस हैं जो डीएक्टिव हैं। हो सकता है 3 चार्जेस हो, 4 चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस मे बी देयर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कभी अगर एक किसी टीचर से 10 स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन पूछना है, तो अगर 10 के 10 एक साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचरों को समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ ऐसे समझेंगे, जब एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिमेनिंग 9 स्टूडेंट चुपचाप बैठे रहेंगे, वो सवाल नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर जब दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो वापस जो रिमेनिंग 9 है वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ सिमिलरली यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि जब एक चार्ज फोर्स लगा रहा है तो रिमेनिंग जितने भी चार्जेस हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज अ डीएक्टिव। ओके, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इस यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, द इफेक्टिव फोर्स will not be affect by other charges। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो फोर्स लग रहा है, एक चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस वो दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस से अनइफेक्टेड रहेगा या विल नॉट बी अफेक्ट by the presence of the other charges। तो ये स्टेटमेंट है इसका, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ सपोज देयर आर n चार्जेस, सपोज देयर आर n चार्जेस, now we consider there are n source charges applying force on test charge, then total force on the test charge will be, so F will be the total force। अगर इसको हम डायग्राम से बनाए, सपोज ये Q1 था, यहाँ पे Q2 मान लीजिए, सो ऑन यहाँ पे Qn मान लीजिए, सभी को इस पे फोर्स लगाना है। तो एक फोर्स ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। सो ओके, सो पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn, तो F01 प्लस F02 F03। अब ये जो फोर्स होगा इसको हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। वी नो डेट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स, द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन बाय F is equals to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच में लगने वाला कोलम्बियन फोर्स है। तो इसको हम यहां पे अगर यूज करें तो F इक्वल्स टू K Q0 Q1 अपॉन F K Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर। सिमिलरली K Q0 Q2 अपॉन R02 R स्क्वायर, सो ऑन K Q0 Qn अपॉन R0n
और इसका यूनिट वेक्टर। सो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है और क्यू नॉट कॉमन आ रहा है। अंदर ब्रैकेट के अंदर दिस इज योर यूनिट वेक्टर, स्क्वायर Qn upon so we can write this formula in the form of summation. So k q naught summation qi upon r 0 I का कैप r 0 I, your I will be start from 1 to n. So this will be the final derivation when there are n number of charges, then this will be your expression. Now we do some numericals which are based on the Coulomb's law, और हम इजी लेवल से थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करेंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं कूलम्स लॉ पे वो हम डिस्कस करते हैं। सो यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है एंड इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। सो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ दिस। सपोज गिवन डाटा, यहां पे हमारे पास Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, Q2 इज 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड दे आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है आपको, जिसको हम R कहते हैं, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को आप 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं। फोर्स पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10 की पावर 9। सो यहां वैल्यू रख दीजिए, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R स्क्वायर मीन्स 0.3 का स्क्वायर। तो व्हेन यू सॉल्व दिस 18 इंटू 3 7 14 माइनस का 5 हियर 0.3 0.09। ओके, सो F विल बी 18 इंटू 3 अपॉन 9 10 की पावर -5। ये पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। सो ये हुआ, फोर्स विल बी 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। Okay, so this is the basic type of question. Now we do second question. ये एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें लिख द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.04। ओके, एक स्फीयर है जिसपे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर। ओके, यहाँ पर भी एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्फीयर। सपोज ये A है और ये B है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्फीयर के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का है। स्फीयर B के कारण स्फीयर A पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0.02 न्यूटन।
फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर, तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, कूलम्स लॉ के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस टाइम दिस आर इज अननोन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एफ। के की वैल्यू यहां दिया हुआ इन एयर, तो हम यहां से सीधा वी कैन पुट 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6। यहां दे रखा है -0.8, हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे 0.8, 0.8 माइक्रोकूलम, और आर एफ दिया हुआ आपको 0.2। सो आर स्क्वायर हम देखते हैं 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर -6। ओके, 9 इंटू यू कैन सॉल्व दिस, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 यानी -12 इंटू 10 की पावर 9, देन 0.4 इंटू 0.8 divided by 0.2. So R square will be 9 into 8 4 the 32, 0.32 into 10 की पावर -3, okay, 0.2. So R square will be 9 into 32 into 10 की पावर -3 upon 2. Solve this, it will be 16, so 9 into 16, 10 की पावर -4, 54, 5 carry 144. So R will be under root 144 into 10 की पावर -4, और it will be 12 into 10 की पावर -2 और 0.12 centimeter. So this will be your final answer. So this will be your final answer, 0.2 meter, 0.12 meter. Okay. अब nowadays this type of question has not been asked. अब आजकल जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे? सपोज एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं, ये एक स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर है जिनकी साइड्स जो हैं सारी साइड्स स्क्वायर की सेम ही होंगी, ए, और यहां पे मैंने सपोज 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, इधर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है इधर, और इधर वापस 2 माइक्रोकूलम का। सपोज दिस योर ए, ये बी हो गया, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। बिल्कुल सेंटर पे क्या टेस्ट चार्ज है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द Q0 विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ओके। तो अब सर अगर मैं यहां से देखूं तो ए वाला इस Q0 पे जो फोर्स लगाएगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सपोज डायरेक्शन इधर होगी, दिस विल बी F0A, ओके, F0C की डायरेक्शन ये होगी,
नाउ देखिए यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 2 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो जो फोर्स लगेगा इस क्यू नॉट पर, वो जितना फोर्स इसके कारण लगेगा एंड ए के कारण यानी 2 माइक्रोकूलम, उतना ही फोर्स इसके कारण लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की अपोजिट। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि बोथ आर ऑफ सेम साइन, तो रिपल्सन होगा। सिमिलरली माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये -5 और इधर ये वाला -5 भी इधर, ये भी सेम फोर्स और इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सो जो नेट चार्ज आएगा इस पे, नेट चार्ज नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी 0। रीजन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने के कारण जो टोटल चार्ज आएगा क्यू नॉट पे वो क्या हो जाएगा, 0। सपोज ये इक्वल नहीं होते, अगर ये इक्वल नहीं होता तो वो डिस्कस करते हैं। सपोज ये मैंने एक वापस स्क्वायर है, इट इज ए स्क्वायर। सपोज यहां Q Q Q Q, ये दिस इज योर ए पॉइंट, ए बी सी एंड डी। ओके, कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट B of given square। ये डिस्टेंस ए कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सर आपको फोर्स निकालना है बी पर, ठीक है। तो सर पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ए के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, यानी यू कैन राइट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सी के कारण बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और एक फोर्स कौन लगाएगा, डी वाला, तो इट विल बी फोर्स ऑन बी। तो यहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि जब ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये दोनों रिमेनिंग क्या है, डी एक्टिव, या ये फोर्स नहीं लगा रहे हैं, या अनइफेक्टेड फोर्स है। सिमिलरली जब सी वाला फोर्स लगा रहा है तो डी और ए वाले जो उस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो फोर्स, हम मैग्नीट्यूड की पहले बात करते हैं, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो सर ये फोर्स कितना होगा, तो K Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, K Q इंटू क्यू, बिकॉज यहां पर भी चार्ज जो है वो Q रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट विल बी इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1। Now force on B due to C, so it will also K Q into Q upon A square, so K Q square upon A square। Now see here, suppose this is your point B, इस B पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, that is F B A, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डेट इज फोर्स बी सी। नाउ द वैल्यू ऑफ बी ए एंड फोर्स बी सी आर इक्वल, ये दोनों फोर्स इक्वल है, यहां पे देखिए ये दोनों इक्वल है। और अब हम इन दोनों फोर्स का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसके साथ इसको, इस पे भी अपन वेक्टर लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। तो पहले सर जो दो फोर्सेस आए हैं इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सर दो फोर्स लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहां से आएगा, तो हम यहां पर ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वी नो कि जो इन दो फोर्स का इक्विवेलेंट आएगा वो इनके मिड से निकलेगा। क्यों निकलेगा मिड से? बिकॉज ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, और जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो बिल्कुल मिड से पास आउट होगा। अब इधर कितना एंगल है? 90, तो इधर भी कितना होगा? ये 90 होगा। तो यहां से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो 45 डिग्री होगी। सो इन दो फोर्सेस का इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता हूं और उसको मैं कहता हूं एफ डैश, तो इट विल बी बाय यूजिंग वेक्टर लॉ और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो डेट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। यहां पे F1 F2 हमारे क्या है? तो BA एंड BC। फिर आता है cos थीटा। तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, इसमें और इसके बीच का एंगल। व्हाट इज थीटा? यहां पे हम जो थीटा लिखते हैं, ये थीटा क्या होता है? इन दो फोर्सेस का बीच का एंगल। तो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री रखना है, 45 नहीं रखना है। 45 तो रिजल्टेंट फोर्स के बीच का, ये जो मैं रिजल्टेंट फोर्स मान रहा हूं इसका एंगल है। हमें यहाँ पे क्या रखना होता है? जो दो फोर्सेस है इनके बीच का एंगल रखना होता है। तो ये 90 डिग्री है, एज यू कैन सी, यहां से आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। सो cos 90 कितना होता है? cos 90 0। सो एफ बी ए स्क्वायर एफ बी सी स्क्वायर, ये इट बिकम 0 बिकॉज cos 90 इज 0। और जैसे ही cos 90 0 हुआ तो ये टर्म पूरी हट गई। अब इसमें भी देखिए आप, सर एफ बी ए और एफ बी सी इक्वल है, ये इक्वल है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? सर इसको 2f बी ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, एफ बी ए और जहां बी सी ए वहां पर भी मैंने क्या कर दिया? बी ए कर दिया। कर सकता है क्योंकि इक्वल है। तो आपका आंसर आ गया रूट में 2f बी ए। ओके, तो ये वैल्यू किसकी आई है? जो इधर फोर्स लग रहा है ना, एफ डैश। अभी भी हमारा ये वाला फोर्स कौन सा? एफ बी डी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए सर, एफ बी डी की डायरेक्शन और एफ डैश की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, अलाइन है, एक लाइन में दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो मैं पहले एफ बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। एफ बी डी कितना होगा? तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां, ये ए तो नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहां से कैलकुलेट कर सकते थे। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इट विल बी रूट 2a स्क्वायर और रूट 2a। सो यहां पे जो डिस्टेंस आएगी वो रूट 2a का होल स्क्वायर आएगा। सो एफ बी डी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a स्क्वायर। ओके, ये चीज क्लियर है? नाउ सर, दिस फोर्स, दिस बी डी एंड दिस एफ डैश। सो अब ये कुछ ऐसा देखिए, ये वाला अगर हम गौर से देखें तो एफ डैश भी इधर और एफ बी डी की डायरेक्शन भी ये। तो इन दो में फोर्स कितना, इन दो फोर्सेस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हम यहां से इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, सपोज मैं कह रहा हूं एफ डबल डैश इज व्हाट? एफ डबल डैश इज अ वेक्टर सम ऑफ एफ डैश प्लस एफ बी डी। सो अब हम यहां मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो एफ डबल डैश जो कि हमारा फाइनल फोर्स होगा, इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अब हम अंडर रूट में एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ बी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश एफ बी डी कॉस थीटा। कॉस थीटा इन दो के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। cos 0 becomes 1. So ultimately this term f dash plus f
बी डी का स्क्वायर प्लस 2f डैश एफ बी डी. सो your f double dash magnitude of f double dash becomes f dash plus एफ बी डी का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया और उसका अंडर रूट. तो फाइनली यू कैन राइट एफ डबल डैश इक्वल्स टू एफ डैश प्लस एफ बी डी. तो एफ डबल डैश का मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली. तो यहां पर एफ डैश की वैल्यू क्या आई हमारे पास, तो आई √2 एफ बी ए, इधर रखा है एफ बी डी. ओके, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू √2 एफ बी ए. एफ बी ए की वैल्यू क्या है, एफ बी ए की वैल्यू ये रही. तो यू कैन पुट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी डी, तो एफ बी डी की वैल्यू ये रही, क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. सो एफ डबल डैश क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2. दिस विल बी द फाइनल आंसर और द रिजल्टेंट फोर्स that is acting on point B or at edge B. ये तो हुआ मैग्नीट्यूड. अब अगर सर डायरेक्शन की बात करनी है, यहाँ पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अल्फा. अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री. डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री. वाई सो, क्योंकि हमें पता है सर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है. जब इक्वल फोर्स होगा तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बिल्कुल मिड से या हाफ से जाएगा. तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो ये जो फोर्स यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री. तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट डायरेक्शन विल बी एट द 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आजकल बोर्ड में, rather than that is directly based on the formula. एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर. तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा. ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. जैसे सपोज एक ट्राइंगल है, दिस इज योर ट्राइंगल. ओके, इसको 1, इसको कह दीजिए 2, इसको 1, इसको 3. यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है. तो इस टाइप से क्वेश्चन में आता है, सपोज कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट 1. यानी आपको टोटल फोर्स जो है इस वाले चार्ज जो कि ए फर्स्ट पॉइंट पर रखा गया है एंड फर्स्ट पर रखा गया, इस पे कैलकुलेट करना है. सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सपोज ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, ये ए है. ओके, सो इस बार आपको इस पे फोर्स निकालना है. ओके, तो 3 वाला जब इस पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी F13. ये फोर्स लगाएगा तो F12. ओके, दोनों ही जो है वो रिपल्जन फोर्स होंगे क्योंकि हर जगह प्लस 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 दिया हुआ है. नेगेटिव आता है तो क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे. तो अब देखिए, तो जो टोटल फोर्स होगा, द टोटल फोर्स ऑन 1 विल बी F12 प्लस F13. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगेन ओनली मैग्नीट्यूड की, तो F12 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. सो F12 becomes k q square upon a square. Similarly F13
F13 will be also K Q square upon A square. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60, ये 60, ये 60, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। अगेन आप यहाँ पे वेक्टर्स लॉ लगा दीजिए, क्योंकि हमें इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, F12 और ये कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है F12, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F वो इनके कहीं बीच में से होगा। अब वो एग्जैक्टली बीच में से होगा या नहीं होगा तो वो हम कैसे देख सकते हैं, अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बिल्कुल इसके मिडवे से या सेंटर से पास आउट होगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल, मींस F12 इज इक्वल्स टू F13। सो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F वो बिल्कुल बीच में से जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग द फॉर्मूला F1 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर F12 cos 60 डिग्री। वाई 60 डिग्री? बिकॉज इन दो के बीच का ये जो एंगल होता है, इसके और इसके बीच का एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। ओके, 60 डिग्री इज व्हाट एंगल बिटवीन F12 एंड F13। सो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो F12 और F13 इक्वल है, तो हम हर जगह F12 रख देते हैं। cos 60 becomes 1/2, so F will be this 2 will be cancel out each other, so answer will be 3 F12 का स्क्वायर, और you can write रूट में 3 F12, so your final F will be root 3 KQ square upon A square. For direction अल्फा विल बी व्हाट, अल्फा कितना होगा जब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है वो इनके मिडवे से जा रहा है, यहां से, दिस इज योर F, सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, सो अल्फा विल बी फॉर डायरेक्शन अल्फा विल बी 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब सपोज इसमें कुछ एक चेंजेस हैं जो आप खुद अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। सपोज मैं यहां नेगेटिव कर देता, एक जगह कहीं यहां नेगेटिव कर देता, मैं -q कर देता, तो क्या चेंजेस होते? तो इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन सेम होता, बस यहां माइनस कर दिया, तो यहां पे आपका फर्स्ट था, यहां क्यू था। अब देखिए ये वाला तो इधर रिपेल करेगा और ये इधर, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो यहां पे ये हो जाता है आपका F12 एंड दिस विल बी योर F13। सो ये रिपेल करता है इसको, इधर ये रिपेल करता, तो आप ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल निकालकर सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। अगर यहां नेगेटिव कर देता तो सर क्या होता, तो इस केस में ये भी ऐसे हो जाता, तो ये तो बिल्कुल 60 डिग्री, अगेन यही सॉल्यूशन हो जाता, इसमें तो फिर कोई चेंजेस नहीं होते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आजकल एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अपने लेवल पर वैल्यूज चेंज करिए और फिर सेम प्रोसेस करके देखिए, आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप आज आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो फिजिक्स वाणी है उसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे आप उस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।